नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हम लगातार खेती कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम लगातार नए वर्ष की शुरुआत में हर वर्ष कुछ न कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। कुछ किसान भाइयों से हमें सीखने को मिलता है तो कुछ सलाह हमारे द्वारा भी किसान भाइयों को दी जाती है कि खेती में किस प्रकार से कौन सी गतिविधि किस समय करनी चाहिए, जिससे कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका सही लाभ और अच्छा लाभ हम कमा सकते हैं। तो हमने खेती से संबंधित सभी जानकारियों के वीडियो डाल रखे हैं। उसी कड़ी में आज प्याज की खेती जो हम करते हैं उसमें कौन सी गतिविधियां हमें करनी चाहिए, प्याज की रोपाई के समय हमें उसमें कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, रोपाई में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और बाकी कौन कौन सी बारीक से बारीक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी सभी गतिविधियां इस जानकारी में हम देने वाले हैं। तो किसान साथियों, प्याज की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले प्याज की नर्सरी की आवश्यकता लगती है, जिसकी रोपाई करके हम प्याज की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करनी है, इसे कैसे जल्दी जल्दी बड़ा करना है, इसमें कौन से खाद उर्वरक डालना है, इसमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ डालनी है जिससे कि यह निरोग रूप से या जो है अच्छी तरह से इसमें बढ़वार रहे, इसमें कौन सा फंगीसाइड डालना है, कौन सा कीटनाशक डालना है, ऐसी तमाम जानकारी की वीडियो की पूरी सीरीज हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप उन्हें देखकर जो है प्याज की नर्सरी को, एक स्वस्थ प्याज की नर्सरी को तैयार कर सकते हो, जो कि लगभग 40 दिन के आसपास रोपाई के लिए तैयार हो सकती है। तो ये हमारी जो है 35 दिन की अभी नर्सरी है। 4 से 5 दिन बाद हम 40 दिन के आसपास इसकी जो है रोपाई की शुरुआत कर देंगे और हम उसकी ही जानकारी जो हमारे खेतों पर प्रैक्टिकल हम करते हैं उसी प्रकार से आज की वीडियो में खेती की जानकारी, जो प्याज की खेती या प्याज की रोपाई में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से खाद उर्वरक डालना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्याज की नर्सरी अभी लगभग 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें प्याज की नर्सरी तैयार करना है सबसे पहले। उसके बाद में जब हमारी प्याज की नर्सरी 35 से 40 दिन की हो जाए तो हमें खेत की तैयारी में लग जाना है। यानी कि हम जब रोपाई करते हैं प्याज की, उससे 5 से 6 दिन पहले से ही हमें खेत की तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हमें हकाई करनी है, उसमें खाद उर्वरक डालने हैं, तो उसमें तैयारी में समय लगता है। तो हमें सबसे पहले खेत की जो है अच्छे से गहरी जुताई करना है। जितनी गहरी जुताई आप कर सकते हो उतनी गहरी जुताई करना है, क्योंकि खेत हमारा जो बारिश में नमी रहती है उसके कारण अंदर बैक्टीरिया पनपे हुए रहते हैं, तो उसे अच्छी तरह से हमें पूरे से एकदम पूरा खोलना है। और खेत को आपको अच्छे से गहरी जुताई, जिस प्रकार से आप हमारा जो पूरा प्लाट है वह देख पा रहे हो, उस प्रकार से आपको जो है प्याज के खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर देना है। उसके बाद में एक बार गहरी जुताई करने के बाद में आपको इसमें 3 ट्राली प्रति बीघा के हिसाब से जो देसी गोबर की खाद होती हैं अपनी, जो पशुओं के गोबर से बनती हैं, उसमें कूड़ा कचरा सब कुछ मिला हुआ रहता है, उसमें अच्छे से सड़ी हुई जो गोबर की खाद 2 साल पुरानी होती है, वो अच्छी से सड़ी हुई खाद आपको 3 ट्राली प्रति बीघा और 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में अच्छे से एक समान उसको बिखेर देना है। वह बिखेरने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरी जुताई करनी है, जिससे कि वह अच्छे से खेत में मिल जाएगा और आपका खेत और भी अच्छी तरीके से सूख जाएगा और अच्छे से तैयार होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको उसमें जो खाद डालने के बाद में दूसरी जुताई कर देना है। दूसरी जुताई में आपको यह सावधानी रखनी है कि आपने अगर एक जुताई इस दिशा में की है या खड़ी की है तो दूसरी जुताई आपको आड़े करनी है, यानी कि विपरीत दिशा में, जिस दिशा में आपने पिछली जो पहली हकाई की थी, जुताई की थी, उससे विपरीत दिशा में आपको दूसरी जुताई करना है, जिससे कि खेत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको उसे महीन, समतल और भुरभुरा बनाने के लिए पाटा या रोटावेटर की सहायता से उसे एक समान, एक सरी का खेत को बनाना है, जिससे कि क्यारियाँ अच्छी बनेगी, पानी अच्छा चलेगा और रोपाई में भी समय भी कम लगेगा और जो है मजदूरों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको आपको एक समान रोटावेटर कर देना है। किसान साथियों, खेत को समतल बनाने के बाद में आपको उसमें एक समान क्यारियाँ बना देना है। क्यारियाँ आप लहसुन की जो प्लांटर होता है उसके द्वारा भी बना सकते हो, या फिर जो अपना सादा जो सीड्रिल होता है सोयाबीन और गेहूं चने की बुवाई के लिए, उससे भी आप जो क्यारियाँ हैं वह बना सकते हो।
क्यारियाँ में आपको यही सावधानी रखनी है कि क्यारियाँ एक समान बननी चाहिए, उनमें पालियाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं करना है और ज़्यादा हल्की पालियाँ भी नहीं बनाना है। उसके बाद में जो क्यारी हम बना रहे हैं उसको दोनों तरफ से एक समान आपको रखना है, यानी कि एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे की जो शिकायत होती है वह नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से हम लहसुन की बुआई करते हैं उसी तरह अपने को लहसुन की जो सीडिल हैं उसके द्वारा क्यारियाँ बना लेनी है। क्यारियाँ बनाने के बाद किसान साथियों, अगर आप जैविक खेती की ओर जाना चाहते हो तो आप इसमें खाद के रूप में केंचुआ खाद या जो अपना वर्मी कंपोस्ट खाद और माइको राजा होते हैं उन्हें ले सकते हैं। और अगर आप रासायनिक खेती की तरह जाना चाहते हो, जो कि हम सभी किसान भाई जिस खेती के आदी हो चुके हैं और इसे धीरे धीरे हम छोड़ना पसंद करेंगे, तो एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमें कुछ खादों का अभी उपयोग करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, बेसिक डोज में अगर खाद उर्वरक की बात करें तो आपको 2 बैग प्रति बीघा और 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है वह लेना है। या फिर बहुत सारी कंपनियां आजकल जो सोइल कंडीशनर बना रही हैं, जैसे कि बायोकेयर कंपनी का जो बायोसील के नाम से आता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, हम भी उसका उपयोग करते हैं। आप वह भी 2 बैग प्रति बीघा और 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से जो बायोसील आता है जिसमें कि सिलिका पाई जाती है वह खेत को भुरभुरा और नमी युक्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट से भी काम चला सकते हो। उसके बाद में अगर बेसल डोज में और खाद उर्वरक की बात करें तो आप 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो अपना डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट होता है जिसको हम 1846 बोलते हैं, वह 1 बोरी प्रति बीघा ले लेना है। और अगर हम वो उसकी जगह एनपीके 12-32-16 लेते हैं तो उसकी हमें मात्रा बढ़ाकर 70 से 75 किलोग्राम करनी है, क्योंकि उसके साथ हमें पोटास की मात्रा नहीं डालनी पड़ेगी। उसमें हमारे जो बेसिक तत्व या तीनों मेन तत्व होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति एनपीके 12-32-16 से हो जाती है। और अगर हम डीएपी का 1 कट्टा या 50 किलो प्रति बीघा की मात्रा ले रहे हैं तो उसके साथ में हमें जो 25 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो म्यूरेट और पोटास होता है उसका उपयोग हमें करना है। तो वह आपके ऊपर है, अगर आप डीएपी की मात्रा ले रहे हो तो उसके साथ में आपको जो पोटास की मात्रा है वह भी लेनी पड़ेगी। तो यह आप दोनों में से कोई सा भी खाद ले सकते हो और उसके साथ में जो है पोटास ले सकते हो। उसके बाद अब आगे बात करें तो किसान साथियों, 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको इसमें सल्फर की मात्रा ले लेनी है। और अब आगे बेसिक डोज में और खाद उर्वरक की बात करें तो आपके यहाँ पर जड़ में कीड़ों की समस्या अगर रहती है और ज़्यादा अगर कीट का प्रकोप जड़ों पर रहता है तो आप इसमें एक कीटनाशक भी ऐड कर सकते हो, जिसमें कि फिप्रोनिल 0.03% जो कि बायर कंपनी के रीजेंट के नाम से आता है। और भी कई सारी कंपनी के प्रोडक्ट आपको कार्बोफ्यूरान के नाम से भी मिल जाएंगे, वह भी आप ले सकते हो। उसी के साथ में अगर आपको जड़ों की भी अच्छी वृद्धि चाहिए और उसमें अच्छे विकास चाहिए तो आप जो ह्यूमिक एसिड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि भारत कंपनी की टोकी हो गई या फिर जो अपना धानुका कंपनी का एक माइकोर के नाम से प्रोडक्ट आता है जिसमें कि माइको रोजा होता है, उसे भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी जो है 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, चाहे आप टोकी ले रहे हो या जो आप धानुका कंपनी का माइकोर या माइको राजा से संबंधित कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे कि क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोराइजा के नाम से आता है या टाटा कंपनी का रेली गोल्ड आता है, इसमें भी माइको राजा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जो कि फफूंद नाशक का काम भी करेगा और जो एक मित्र फफूंद होती है इसमें, वह जो अपने को फसल को नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद होती है उसको खा जाती हैं और अपने पौधे को फफूंद से बचा कर रखती हैं। तो आप इन 2-3 प्रोडक्ट में से भी 3 से 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लेकर इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी तो हमने सारे खाद आपको बता दिए हैं, जिसमें कि 12-32-16 या डीएपी ले सकते हो। उसके साथ में आपको जो पोटास की मात्रा लेना है तो वह ले सकते हो। उसके साथ में आप जो सल्फर हमने बताया है वह ले सकते हो। और सल्फर के साथ में ही आप जो 2-3 प्रोडक्ट हमने आपको बताए हैं उनमें से आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हो, जिसमें कि कीटनाशक और सभी हमने आपको बता दिया है। इन सभी का आपको एक समान मिश्रण बना लेना है। यहाँ पर किसान साथियों को गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक समान अगर मिश्रण इन सभी दवाइयों का बनेगा, खादों का बनेगा, तभी हमारे खेतों में एक समान भुरकाव हम कर पाएंगे और हमें पूरे खेत में एक समान
रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन सभी खादों को इकट्ठा करके हमें एक समान रूप से पूरे खाद को 2 बार इधर से उधर पलटी करके मिला लेना है। सभी खादों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारी जिम्मेदारी होती है कि पूरे खेत में एक समान हम इसका भुरकाव कर सकें, क्योंकि एक समान भुरकाव करने से पूरे खेत में एक समान हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, खेत की तैयारी और खाद उर्वरक सभी मिलाकर उड़ाने के बाद में हमें प्याज की नर्सरी को व्यवस्थित रूप से उखाड़ना है। प्याज की नर्सरी को अंदर टूटने नहीं देना है और अच्छे से एक समान उखाड़कर उसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस प्रकार से जमाना है। और जमाकर जो हमारी नर्सरी का ऊपरी भाग या एक्स्ट्रा भाग होता है उसे हमें काटकर यहीं पर अलग कर देना है, जिससे कि हमारी फसल में पीलासपन नहीं आएगा और वह रोपाई में भी कोई दिक्कत नहीं देगा। तो हमारे जो पौधे की जड़ होती है उससे 5 से 6 इंच ऊपर से हमें जो ऊपर के एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसे इस प्रकार से काट कर अलग कर देना है। और उस बचे हुए रोप की जो कि जड़ों के साइड का रोप होता है उसकी हमें एक समान पोटलियाँ बना लेनी है। पोटलियों को व्यवस्थित रूप से बनाना है। उसमें रोप हम जमाते हैं तो व्यवस्थित जमाना है ताकि मजदूरों को लेते समय उसमें जो है इधर से उधर हमारा रोप बिखरे नहीं और वह एक दूसरे में उलझे नहीं। इसलिए आपको पोटलियाँ छोटी बनानी है और छोटी पोटलियां उठाकर रखने में भी व्यवस्थित रहती हैं। उसमें से रोप लेने पर ज़्यादा बिखेरा नहीं होता है और रोप उलझता नहीं है। इस प्रकार से आप रोप की पोटलियां बनाकर व्यवस्थित रूप से खेत तक ले जा सकते हो। खेत अगर ज़्यादा दूरी पर हो तो ट्रैक्टर की सहायता से भी वहां पहुंचा सकते हो और अगर पास में हो तो डायरेक्ट मजदूरों की सहायता से ही आप रोप को पार्टियों या क्यारियां हमने जो बनाई है उसके अंदर एक समान दूरी पर, जिससे कि वहां पर रोपाई हो सके और हमें डबल से रोप की पोटलियां नहीं उठानी पड़े, उस तरह से आपको रख देना है। पोटलियों को खेत में रखने के बाद में आपको जो उसका है बीज का अगर आप उपचार करना चाहते हो या आपके यहाँ पर ज़्यादा ही फंगस की समस्या रहती है तो आप उसको उपचारित भी कर सकते हो, जिसमें कि आप कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब यानी कि जो सांप के नाम से यूपीएल का सांप आता है उसकी 2 ml या 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर आपको उसकी जो एक प्लास्टिक के टब में या किसी भी एक प्लास्टिक के बर्तन में आपको पानी ले लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब या सांप पाउडर होता है उसकी मात्रा आपको लेकर नर्सरी जो आपने उखाड़ कर खेतों में रखी है उसका उपचार करके उसकी रोपाई कर सकते हो। उपचार करने के लिए जो पानी हमने घोल तैयार किया है सांप पाउडर का, उसमें उसकी जड़ों को आपको डुबाकर थोड़ी देर रखना है, यानी कि 1 से 2 मिनट रखना है और 1 से 2 मिनट बाद उसे निकाल कर वापस से क्यारियों में या मजदूरों के हाथों में आपको दे देना है और उसकी रोपाई का कार्य चालू आपको करा देना है। उपचारित करने के बाद में रोपाई की बारी आती है तो रोपाई को हमें एक समान दूरी पर करना है, अच्छे से करना है और कुछ गहराई में करना है। रोप अगर हम ऊपर ही ऊपर डाल देते हैं तो हम जब सिंचाई करते हैं तो उसके साथ धुलने की समस्या आती है। तो इसलिए एक समान गहराई यानी कि 1 इंच जो चेयर हम लगाकर उसके बाद में उसमें रोप को डालकर उसके ऊपर आपको मिट्टी चढ़ा देना है, जो कि कार्य आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस प्रकार से आपको एक व्यवस्थित तरीके से जो है प्याज की रोपाई करवाना है। अब बात आती है महत्वपूर्ण, यानी कि प्याज की जो नर्सरी हम लगा रहे हैं या प्याज की जो रोपाई कर रहे हैं आपको दूरी कितनी मेंटेन करनी है। तो किसान साथियों, क्योंकि दूरी के ऊपर ही हमारा उत्पादन और हमारी क्वालिटी डिपेंड करेगी तो दूरी आपको कितनी रखनी है उसका काफी महत्व होता है। तो दूरी यानी कि आपको लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच के आसपास रखनी है। आप 5 इंच भी रखोगे तो चल जाएगा और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह 3 से 4 इंच आपको रखनी है। तो किसान साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी कि जो हम लाइन निकाल रहे हैं उसकी दूरी आप 5 इंच तक रख सकते हो और प्रति पौधे से प्रति पौधे की दूरी आपको 3 से 3.5 इंच या 4 इंच तक भी रख सकते हो और एक समान आपको पूरी रोपाई करवा देना है। रोपाई में बस यह दूरी का ध्यान रखना है और जो हमने पालियां बनाई हैं उनके ऊपर तक भी आपको प्याज की रोपाई करना है। अगर आपका खेत समतल है तो वहां तक भी पानी पहुंचेगा और आपकी जगह बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी। तो इस जो दूरी हमने बताई है इसका विशेष ध्यान रखें, लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी के साथ साथ में गहराई का भी विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको सिंचाई कब करनी है, रोपाई तो हो गई, रोपाई के बाद में सिंचाई आप 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हो अगर आपने नर्सरी को हाथों हाथ उखाड़ा है, क्योंकि किसान भाइयों का काफी ज्यादा कमेंट आता है कि रोपाई करने के बाद में हमें पहली सिंचाई कब करना है, दूसरी सिंचाई कब करना है, ऐसे तमाम सवाल आते रहते हैं। तो पहली सिंचाई अगर आपने नर्सरी को आज ही उखाड़ कर आज ही रोपाई कर रहे हो तो 1 दिन छोड़कर करना है, जिससे कि नर्सरी का जो कस है वह मर जाएगा और उसमें
उसमें जो है नए पत्ते जब फूटेंगे तो उसमें जो फ्लावरिंग की या बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि रोपाई करने के बाद में सिंचाई कैसे करें। तो किसान साथियों, अगर आप सिंचाई जो अपन फ्लड इरिगेशन यानी कि खुला पानी अगर हम चला रहे हैं तो आप वह भी कर सकते हो। उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि 3 से 4 क्यारियों में आपको पानी चलाना है। एक साथ एक क्यारी में सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपने जो रोप लगाई है या पौध लगाई है वह धुलने का खतरा रहता है और हमारी जमीन है वह भी काफ़ी जो धुलकर नीचे चली जाती है, खाद उर्वरक भी नीचे चले जाते हैं और जगह एक जो है कटने की समस्या जो आती है, क्योंकि काफ़ी मुलायम मिट्टी हमारी होती है और वह पानी के साथ बहकर वहाँ पर चेर बना लेती हैं और क्यारी हमने जो बनाई है वह समतल नहीं रहती है। उसके कारण अगली सिंचाइयों में भी हमें दिक्कत आती है। तो अगर खुली सिंचाई अगर आप कर रहे हो तो 3 से 4 क्यारियों में आप पानी चलाएं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पानी चलेगा, जिससे कि नर्सरी भी नहीं धुलेगी और जगह भी अच्छी आपकी पोची और भुरभुरी बनी रहेगी। उसके बाद में अगर आप जो ड्रिप के द्वारा या जो रेन पाइप के द्वारा अगर सिंचाई कर रहे हो तो और भी काफ़ी अच्छा है। आपके प्याज की नर्सरी या जो आपकी प्याज की आप खेती कर रहे हो उसमें रेन पाइप के द्वारा भी आप सिंचाई कर सकते हो। फ्लड इरिगेशन या खुले पानी की तुलना में जो रेन पाइप या फव्वारों की या मिनी स्प्रिंकलर की जो सिंचाई हम करते हैं वह काफ़ी अच्छी रहती हैं और हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी बनी रहती है। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। अगर आप सक्षम हो, आपका बजट है, तो आप रेन पाइप या जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके द्वारा भी आप पानी की और पैसे की भी बचत कर सकते हो। तो आप उस प्रकार से भी सिंचाई कर सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी प्याज की रोपाई से लेकर पहली सिंचाई तक की जानकारी। इससे आगे आपको अगली सिंचाई यानी कि दूसरी सिंचाई या जिसे हम गारवन बोलते हैं वह कब लगाना है, कितने दिन पर लगाना है, उसकी जानकारी का वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तब आपको उसमें कौन सा खाद देना है, क्या क्या कार्य, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, वह वीडियो भी डाल रखा है, वह भी जाकर देखें। उसके बाद में निदाई के बाद कौन से खाद उर्वरक डालने हैं वह वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, रासायनिक विधि है तो वह कौन सी दवाई लेना है और ऐसी तमाम जानकारी प्याज की खेती से संबंधित डाल रखी है। आप वह भी चैनल पर जाकर देखें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, ये थी प्याज की फसल की संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि आपको नर्सरी कैसे तैयार करना है, उसका खेत कैसे तैयार करना है, प्याज की रोपाई में आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है और बेसिक डोज में कौन कौन से खाद देने हैं, बीज का उपचार कैसे करना है, ऐसी तमाम जानकारियां हमने आपको इसमें दे दी हैं। नर्सरी उखाड़ने में क्या सावधानी रखी, ऐसी तमाम जानकारी जो कि प्याज की रोपाई में आपको महत्वपूर्ण सहायता देगी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो भी आप बता सकते हो। आपका छोटा भाई हूँ, आपको इतना अधिकार तो है कि आप मेरी कमी भी निकाल सकते हो। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। इसमें आपको कोई सवाल या सुझाव अगर और भी लग रहे हो या कोई जानकारी छूट गई हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और बाकी आपने जानकारी को पूरा देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। चैनल पर खेती से संबंधित चाहे गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर या प्याज लहसुन की खेती या प्याज लहसुन का भंडारण और मंडी भाव तक की सभी जानकारियां, सोयाबीन के प्लांट भाव, प्याज का दिल्ली आजादपुर मंडी, रतलाम, इंदौर, उज्जैन सभी जगहों का मंडियों का भाव का वीडियो भी हम डालते हैं, वह भी आप जाकर देखें। उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।